एक समय की बात है। तीन दोस्त एक जंगल से जा रहे थे। तीनों के नाम थे करण, ऋतिक और रोहन। अब जबकि तीनों मेला देखने गए थे तो मेले की रौनक देख वे इस तरह खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। अचानक रोहन ने देखा, ये तो रात के 8 बज रहे हैं। तभी उसने अपने दोस्तों को बताया कि करण, ऋतिक, 7 के 8 बज रहे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो जंगल से होकर जाता है। अब जब वह इस जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे तब उनको एहसास हुआ कि हमने कितनी देर कर दी है। अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि ये जंगल भूतिया है। अब उनको सिर्फ डर लग रहा था कि हम घर कैसे जाएंगे। कहीं सच में इस जंगल में हम फंस गए तो आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। डरते डरते तीनों दोस्त आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। रोहन ने मुड़कर देखा तो एक सांप था। सांप को देखकर वो तीनों डर गए। अचानक सांप एक इंसान बन गया। उस इच्छाधारी सांप ने उन तीनों को घूर कर कहा, तुम तीनों इस भूतिया जंगल में इस समय क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि ये जंगल भूतिया है। हमें मालूम है, पर तुम कौन हो? मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन डरो मत। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम लोगों को इस जंगल से निकलने में मदद करूँगा। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? तुम आत्माएं बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होती। तुम आत्माएं किसी की भी जान ले सकती हो। मेरा यकीन करो, अगर तुम लोग जल्द से जल्द इस जंगल से नहीं निकले तो 12:15 पर तुम लोग उन आत्माओं का शिकार हो जाओगे जो कि बहुत बुरी हैं। और फिर तुम लोगों का इस जंगल से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। 9:47 होने से पहले अगर तुम लोग नहीं निकले तो ये जंगल भूल भुलैया बन जाएगा और फिर तुम लोग मारे जाओगे। अभी भी उन तीनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह आत्मा होकर इंसानों की मदद क्यों करना चाहता है। तब रोहन ने हिचकते हुए कहा, क्या तुम हमको कोई प्रूफ दे सकते हो कि तुम बुरे नहीं हो? तब उस इच्छाधारी नाग ने कहा, काश काश मैं तुम्हें अपनी कहानी बता सकता, पर अभी हमारे पास समय नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं हमेशा से यहाँ नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नाग ही था। तुम्हें तो मालूम ही है कि आत्माओं पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे इस जंगल के बारे में जानकारी नहीं थी और मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में फंस गया था। और तभी इन आत्माओं ने मुझे अपना शिकार बना लिया था और अब मैं जीवित नहीं हूँ। खैर, इस भूतिया जंगल की कहानी तो मुझे भी सही से मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह उन आत्माओं का शिकार हो जाए। अब अपने हाथ आगे करो। ये कहकर उसे इच्छाधारी नाग ने उन तीनों को कोई चमत्कार चीज़ दे दी जो रेत की तरह थी। और उसने कहा कि अगर वह आत्माएं कहीं से तुम्हारे सामने आ गई तो उन पर कोई चीज़ असर करे या ना करे, ये रेत ज़रूर काम करेगी। अब मेरे पीछे आ जाओ। ये कहकर वह इच्छाधारी नाग आगे चलने लगा और वो तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। करण ने अपनी घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। ये देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि 9:47 बजने वाले थे। और जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने बताया था कि 9:47 बजते ही वह जंगल भूल भुलैया में बदल जाएगा, वे चारों अब तेज़ी से दौड़ने लगे। वे दौड़ते दौड़ते देखते हैं कि जहाँ से वो दौड़ रहे हैं वहीं आकर पहुँचते हैं। अब क्योंकि घड़ी में
9:40 हो रहे थे। इस इच्छाधारी नाग ने कहा, भूल भुलैया की शुरुआत होने वाली है, वे आत्माएं भी आती होंगी। ऋतिक ने कहा, अब क्या करें? करण ने कहा, अब हम कभी इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। अब हमारा बचना नामुमकिन है। केवल 7 मिनट बाकी हैं 9:47 बजने के लिए। अचानक सभी आत्माएं उन चारों के आसपास मंडराने लगी। इच्छाधारी नाग ने कहा, लगता है तुम तीनों अब नहीं बचोगे, फिर भी मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अचानक अंधेरा छाने लगा। वे जहाँ जाते हैं वहाँ रास्ते में दीवार आने लगी। वह इस तरफ मुड़ते तो भी दीवार दिखती, और उस तरफ मुड़ते तो भी दीवार। 9:47 होने में बस 1 मिनट बाकी था। अचानक जोर की आंधी चली और सारी आत्माएं उनके सामने आ गईं। उस इच्छाधारी नाग ने कहा, अभी जादुई रेत का प्रयोग मत करना। समय आने पर मैं बताऊंगा कि कब इसका प्रयोग करना है। अभी यहाँ से भागो बस। ऐसा कहकर वह वहाँ से भागने लगे। वे सभी आत्माएं उनके पीछे पीछे आने लगीं। इच्छाधारी नाग ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा मेरा घर, चलो उसके अंदर, चारों उस पेड़ के अंदर चले जाओ। 9:47 कब के हो चुके थे। भूल भुलैया तैयार था। अब घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। वह आत्माएं उन चारों को ढूंढ रही थी। इच्छाधारी नाग ने कहा, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक तुम लोग यहाँ से मत निकलना। अब चुपचाप सो जाओ। और वे चारों सो गए। सुबह के 5:30 पर उनकी आंखें खुली। अब वहाँ पर ना तो वह पेड़ था और ना ही वह अनजान मानव यानी इच्छाधारी नाग, और ना ही कोई भूल भुलैया थी। प्रतिदिन की तरह वो दिन भी फिर से सब कुछ गायब हो गया था। वो तीनों जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना चाहते थे और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। वो निकल गए। वह तीनों जब घर पहुँचे तो उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन तीनों को देखकर सब खुश हो गए। सबने पूछा कि रात भर कहाँ थे। तब उन तीनों ने बताया और झूठ बोलने की कोशिश करी। अरे हमारा एक दोस्त मिल गया था मेले में, उसने कहा चलो हमारे साथ, तो हम तीनों उसके घर चले गए थे और पता है हमने बहुत मज़ा किया। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने करी उस बात को दबाने के लिए। उन तीनों ने मन में सोचा कि अगर अगली बार हमारी तरह कोई उस जंगल में फंस जाएगा तो हर बार तो वह इच्छाधारी नाग उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना होगा। इन तीनों ने सोचा, पहले हम ये पता करेंगे कि ये जंगल भूतिया कैसे हो गया, उसके बाद हम कोई अगला कदम उठाएंगे। उन तीनों ने पहले उस जंगल की भूतिया होने की बात सुन रखी थी। गांव में कई बार उस भूतिया जंगल के बारे में चर्चा भी सुनी थी। रोहित के दादाजी उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। रोहित ने सोचा, अगर मैं दादाजी से इस बारे में बात करूं तो शायद कुछ जानकारी मिल जाए। रोहन के नाना जी उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। रोहन ने सोचा, अगर मैं नाना जी से इस बारे में बात करूं तो शायद कुछ जानकारी मिल जाए। ये सोचकर रोहन ने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी, जब हम कल मेले से वापस आ रहे थे तभी एक आदमी ने हमको जंगल के रास्ते से आने से मना कर दिया। हमने कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। आप बताइए ना नाना जी, क्या आपको मालूम है इस जंगल का रहस्य? नाना जी ने कहा, छोड़ो ना बेटा, जिसने भी उस जंगल का रहस्य पता करने की कोशिश की है उसे सिर्फ मौत मिली है। तुम लोग बच गए, इतना काफ़ी है। अब उस जंगल का पीछा छोड़ दो। रोहन ने नाना जी के सामने हाँ कर दी।
पर सच में वह तो उस रहस्य को खोज रहा था। अब रोहन, करण और ऋतिक तीनों ने सोचा, हमें इस गांव के लोग कुछ नहीं बताएंगे। हमें एक बार फिर से नाना जी से बात करनी चाहिए। वे तीनों फिर नाना जी के पास गए। नाना जी ने कहा, तुम्हें पहले उस डाकू सरदार को ढूंढना होगा। तीनों अचानक अचंभित होकर, डाकू सरदार? तुम यहाँ बैठो, ये कहकर नाना जी ने उन तीनों को बैठने का इशारा किया। वे तीनों बैठ गए। नाना जी ने कहानी शुरू की। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे थे। हम अपने प्रिय मित्र अमन के साथ उसी जंगल के रास्ते में मेले में गए थे। हमारे गांव के और अन्य गांव के लोग मेला देखने के लिए गए थे। मेले में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। हम सभी खूब मेले में झूला झूल रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे और बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खा रहे थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। गांव के सभी लोग ने वापस चलने के लिए कहा। हम सभी जल्दी जल्दी चलने लगे। जब जंगल में पहुंचे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। बस चांद की रोशनी के कारण थोड़ी बहुत रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर आ रही थी। मौत का वह खौफनाक मंजर शुरू होने वाला था। हम चल रहे थे। अचानक हमारे सामने डाकुओं का एक झुंड आ गया। सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है चुपचाप हमें दे दो। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि उनके पास तलवारें और अन्य हथियार थे। सब ने अपने अपने सामान उन डाकुओं को दे दिए। वे डाकू हमेशा से उस जंगल में रहते आ रहे थे। किसी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए डाकुओं ने सोचा, अगर इन लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए मौत का वह खौफनाक मंजर शुरू हो गया। उन सब डाकुओं ने एक एक करके पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। केवल कुछ ही गांव वाले बच गए थे जो वहां से भाग निकले। जो बच गए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे जंगल को घेर लिया और सारे डाकुओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया और सबको फांसी करवा दी। बचे हुए गांव वालों ने मरे हुए गांव वालों का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी आत्माओं को शायद शांति नहीं मिली, क्योंकि वह सरदार डाकू भाग निकला था। और जब तक वह डाकू नहीं मिलेगा तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तुम लोगों का भाग्य अच्छा था जो तुम बच गए, वरना उस जंगल से 7 बजे के बाद निकलने वाले नहीं बचते। इतने पर दादाजी ने कहानी को ख़त्म करते हुए कहा, बस यही है इस जंगल की कहानी, और अगर तुम लोग इस जंगल को शाप मुक्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। रोहन ने कहा, दादाजी एक आखिरी सवाल, आप उस डाकू को पहचान सकते हैं? दादाजी ने कहा, बेशक पहचान सकता हूँ। क्या आप हमारे लिए उस डाकू सरदार को स्केच बनवा सकते हैं? दादाजी ने कहा, बिल्कुल। करण ने कहा, मेरे चाचा जी स्केच आर्टिस्ट हैं, मैं आपको अभी मिलवाता हूँ उनसे। ऐसा कहकर करण ने अपने चाचा जी को कॉल किया और कहा, चाचा जी फ़ौरन मेरे घर पर आइए। लगभग 1 घंटे बाद चाचा जी घर पर पहुंच गए। हाँ तो दादाजी अब बताइए आप। दादाजी ने डाकू का पूरा हुलिया बता दिया। थोड़ी ही देर में स्केच तैयार था। अब उन्होंने उस स्केच की 5 प्रतिलिपि निकलवाई और आपस में बांट लिया। राहुल ने सबको समझा दिया कि किस तरफ जाना है। सब अपनी अपनी दिशा में निकल गए, जैसा कि राहुल ने समझाया था।
थोड़ी देर बाद, दादाजी, डाकू मुझे मिल गया, आप लोग मुझे अमुक जगह पर मिल जाइए। वह चाचा जी थे। सचमुच चाचा जी को डाकू मिल गया? सभी खुशी से उछल पड़े। थोड़ी देर में सब करण के घर पर पहुंचे और डाकू को एक कुर्सी से बांध दिया गया। डाकू ने रोते रोते कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अब सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। यह सुनकर नाना जी ने कहा, हमें भी माफ़ कर दो, तुम्हारा बलिदान जरूरी है। अगर तुम नहीं मरोगे तो कोई नहीं बचेगा। अब नाना जी अगला पड़ाव समझने लगे थे। सभी गांव वाले 8 बजे उन डाकुओं का शिकार हुए थे, इसलिए 8 बजे ही उस रास्ते पर आना जाना बंद हो जाता है और 9:47 पर वहाँ पर धुंध दीवारों का भूल भुलैया बन जाता है और फिर वह आत्माएं आ जाती हैं। इसलिए हमें 8 बजे से पहले उस डाकू को कुर्सी में बांधे बांधे उस जंगल में छोड़कर आना होगा। फिर वे आत्माएं उस डाकू को मारकर मुक्त हो जाएंगी। फिर वह जंगल शाप मुक्त हो जाएगा। ये कहकर सभी उस डाकू को जंगल में छोड़ आए। अगली सुबह जब सभी जंगल पहुँचे ये देखने के लिए कि वह डाकू मरा कि नहीं, वहाँ पहुंचकर उन सब की चीखें निकल गईं। उस डाकू की आधी खाई हुई लाश उस पेड़ से लटक रही थी। सबने बहुत हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उस लाश को पेड़ से उतारा और जला दिया। अब वह जंगल शाप मुक्त था। मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर से कुछ दूर बहुत से इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज थे। पिताजी चाहते थे कि मेरा एडमिशन वहीं कहीं करा दिया जाए, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि बस से जाना पड़ता, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा एडमिशन विश्वविद्यालय में करवा दिया गया, जो बहुत दूर था। इसलिए हॉस्टल भी दिलवा दिया गया। हॉस्टल जाते समय तो बहुत दुख हो रहा था। माताजी भी बहुत रो रही थी। लिस्ट बनाकर सब ज़रूरत का सामान रख दिया गया। मेरी माँ ने मुझे खूब सारा नाश्ता पैक करके दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ खाने पीने को नहीं मिलेगा। अब खैर माँ तो माँ ही है, उसका प्यार तो दुनिया जानती है। जब हम लोग हॉस्टल पहुँचे तब तक शाम के करीब 8 बज चुके थे। मेरे साथ में एक दीदी थी जो बीए फाइनल की थी। संडे का दिन था। मेज़ बंद थी, कमरे में ताला बंद था। हम लोगों ने अपना बक्सा और होलडाल बरामदे में रख दिया और घर से जो कुछ लाए थे उसी में से थोड़ा बहुत खाकर बरामदे में तख्त पर सो गए और मच्छरों से बचने के लिए ओडोमॉस लगा लिया। सुबह कमरे का ताला खुल गया और हमारा सामान भी रूम में रख दिया गया। सुबह कुछ और लड़कियां आ गई थीं। जल्दी जल्दी तैयार होकर मेस में नाश्ता किए और कॉलेज के लिए निकल गए। 8 बजे की क्लास मिस ना हो, ये सोचकर हमारे स्कूल की 2 लड़कियां और हॉस्टल में मिल गईं। कॉलेज और हॉस्टल एक ही कंपाउंड में था। 12 से 1 बजे तक खाली पीरियड था, तो अपनी स्कूल वाली फ्रेंड्स के साथ मेस में खाना खाने जाना था। रैगिंग करने वाले तैयार बैठे थे। भूख बिल की एक लड़की की दीदी वही हॉस्टल में दिखाई पड़ गई। हम लोग भी उनके पीछे हो लिए तो शायद बच गए। वैसे तो कॉलेज 5 बजे समाप्त होता था, लेकिन पीरियड खाली था, इसलिए हम लोग 3 बजे ही वापस आ गए। सबसे बड़ी बात सामान्य ये थी कि मेरी बड़ी जो सिस्टर थी आशा दीदी, उनके बिना हमें मेस में पैर भी नहीं रखने दिया जाता था। जब वे वापस आईं
तब हम लोग उनके पीछे पीछे आ गए। शाम तक मेरी 2 और रूममेट्स आ गईं। शुरू में सब लोग कमरों में ही बंद रहते थे। 2-4 दिन तो हम लोग किसी तरह बचते रहे। आखिर रैगिंग करने वाली लड़कियों ने हम लोगों को पकड़ लिया। पहले इंटरेक्शन लेती थीं, फिर तरह तरह से परेशान करती थीं। मेरी रूममेट बड़ी पतली और कमज़ोर थी। वे उसे छोड़ देती थीं, बस मेरे पीछे पड़ जाती थीं। एक ग्रुप जाता था, कुछ देर बाद दूसरा आ जाता था। हम लोग सिर नीचे किए खड़े हो जाते थे। अब हम लोग रूममेट से फ्रेंड्स बन गए थे। एक बार 6-7 लड़कियों का ग्रुप आया, हमारा रूम नॉक किया। हम लोग चेंज कर रहे थे। हमने बोला खोल रहे हैं। उन्होंने सुना नहीं। हमारे रूम के पीछे की खिड़की से पूरी एक बाल्टी पानी हमारे रूम में फेंक दिया, जिससे मेरा बेड पूरा गीला हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर वापस हमारे रूम की ओर वे लोग आ गई। अब दरवाज़ा खुल गया था। पहले तो हम लोगों को खूब डांटा। फिर मुझसे एक ने, रितु दीदी ने यानी, कहा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बहुत तेज गुस्सा लगी थी। मैंने कह भी दिया कुछ नहीं। दूसरी लड़की ने पूछा तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने भी कह दिया आपसे मतलब। उसके बाद लोगों ने हमें बहुत बुरे तरह से तंग किया। जाते जाते एक ने पूछा तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मैंने कहा इंजीनियर हैं। उसी समय लाइट चली गई। एक ने कहा अगली बार जब घर जाना लाइट बनाना सीख कर आना। जैसा लोग बाग सोचते हैं, हॉस्टल लाइफ बड़ा मज़ा है। हम लोग तो साल भर बहुत डरे सहमे थे कि कब पता नहीं कौन सी आफत आ जाए। एक लड़की थी जो साल भर पहले से थी, वह भी हम लोगों से यही बातें कहती थी। एक लड़की है जो बेड पर से बहुत लंबा हाथ करके स्विच बंद कर देती है। हम लोग बहुत डरते थे। अपने सीनियर्स को देखकर हम लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। इस प्रकार हॉस्टल का पहला साल तो किसी तरह बीत गया। कोई मस्ती नहीं। हाँ, कुछ नए दोस्त बन गए। वैसे तो हम लोग सीनियर से बहुत डरते थे, लेकिन रूम में बंद होकर हम लोग खूब मस्ती करते थे। आर्ट्स और साइंस, इन दोनों को मिलाकर 8 का ग्रुप था। मेरी एक रूममेट बहुत पढ़ाकू थी। वो हरदम पढ़ती ही रहती थी और बड़ी सीरियस रहती थी, पर बाद में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। अब हॉस्टल का कष्ट वाला समय समाप्त हो गया और हम लोग प्री यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देकर घर चले गए। अपनी नई नई फ्रेंड्स का पता, फ़ोन नंबर इत्यादि लेकर रिज़ल्ट निकालने के बाद ये तय करना था कि कौन क्या पढ़ेगा। लीजिए, 15 दिन में ही रिज़ल्ट आ गया। कुछ लोगों को तो ये था कि बीएससी होम साइंस करना है। मेरी सीधी सादी दोस्त बीएससी करना चाहती थी, पर उसके घर के लोग उसे डॉक्टर बनाने थे। उसका उल्टा मेरे घर में चल रहा था कि लड़की को एजुकेशन में नहीं पढ़ना है। मेरी फ्रेंड मेरी माँ को मौसी कहती थी। उसने कहा मौसी जी, हम लोग घर बदल लेते हैं, इसको प्री मेडिकल में भेज दीजिए। मैं तो बीएससी करके टीचर बनूंगी। पर ऐसा संभव ही नहीं था। मेरी दोस्त को प्री मेडिकल करना पड़ा और मुझे बीएससी में एडमिशन लेना पड़ा। अब उसका हॉस्टल बदल गया, कॉलेज भी बदल गया। वह दिन भर कॉलेज में रहती थी, बाकी समय हम लोगों के साथ ही खाती पीती और सोती भी थी और बहुत रोती भी थी। हमने तो अपने मन को समझा लिया कि जो घर वाले चाहेंगे वही करना होगा। बगावत तो हम कर नहीं सकते थे। पिताजी बहुत अच्छे थे, परंतु उनके भी बाबा थे, इसलिए पिताजी उन्हें भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वह अक्सर होता ही नहीं, पर जो ऊपर वाला हमारे लिए सोचता है वह और अच्छा होता है। इस क्लास में आने के बाद फिर चेंज ऑफ रूममेट में इस बार अपनी पसंद की रूममेट से मिल गई मैं। स्कूल की फ्रेंड आशा, पिछले वाले साल की रूममेट जिसे हम प्यार से चिन्नी कहते हैं, और मैं। बाद में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। आर्ट्स साइंस की एक लड़की आ गई, रेखा। बाद में हम तीनों पक्की सहेलियां बनी, जो आज तक हैं। हम लोगों ने सोचा
विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम होंगे हम लोग सब में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला काम ये है कि सबने पढ़ाई के अलावा कुछ ना कुछ पकड़ लिया। एक साथ कई ने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने कोई लैंग्वेज ज्वाइन कर लिया। अब इस बार किसी ने घर से परमिशन नहीं ली। जो भी कॉलेज थे वहाँ सभी एक साथ पढ़ते अथवा सीखते थे। पहले तो घर में नहीं बताया था, पर जब मास्टर जी ने सितार बनवाने के लिए पैसे मांगे तब पिताजी को बता दिया। नाराज़ तो नहीं हुए और पैसे भी मिल गए। हमारे कॉलेज में एक कैंटीन थी जिसका नाम मेरे ख्याल से ट्रिया कैंटीन थी। ट्रिया में हमें आइसक्रीम मिलती थी और खाने के काफ़ी सारे सामान मिलते थे। उस कैंटीन को मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और कुछ यादें उनमें से खौफनाक भी हैं। और जो सबसे खौफनाक मेरी याद उससे जुड़ी हुई है वो तब की है जब मेरी फ्रेंड प्रिया, मैं और रितिका हम तीनों थे। उस टाइम सीनियर्स अपने कॉल आउट पर थे और हम तीनों सीनियर्स की तरह हम रहते थे। एक बार की बात है, प्रिया मुझसे बोली कि वो जो कैंटीन है ना उसके बारे में कॉलेज में कहा जाता है कि ये सबसे भूतिया कैंटीन है। और इसके लिए उसने मेरे को न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें ये बताया गया था कि एक बार कैंटीन में जो खाना था उसमें चूहे मारने की दवाई निकली थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी जहर खाने के कारण। और इस कैंटीन को बीच में क्लोज़ कर दिया गया था। लगभग 2002 की बात है और अब जाकर ये कैंटीन तब से लेके अब खुली है। लेकिन उसी बीच में इस कैंटीन में काफ़ी भूतिया घटनाएं दिखी हैं। जैसे कि रात के 2 बजे इस कैंटीन के बाहर जो पेड़ है उसके बराबर में ही एक आदमी को देखा गया है जिसकी हाइट बिल्कुल पेड़ के बराबर थी। वो सब देखकर हॉस्टल का गार्ड दिल का दौरा खा के मर गया। इस हॉस्टल में हर साल गार्ड चेंज होते हैं और इसका दोष हमेशा कैंटीन को दिया जाता है। एक बार सीनियर्स ने मज़े मज़े में इस कैंटीन में रात को रुकने का प्लान बनाया। अगली सुबह उन सीनियर्स की लाश उस कैंटीन के दरवाजे से लटकी हुई मिली, जिन तीनों के सर में हुक घुसा हुआ था। ये सुनकर रितिका बोली, अरे हाँ हाँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि बगल के बस्ती वालों ने ऐसा करा हो और उन पे कंप्लेंट ना हो, इस डर से हॉस्टल वालों ने ये बात फैला दी हो। ये बात सुनकर प्रीति ने साफ मना किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। मेरे को पूरा भरोसा है कि ज़रूर उस कैंटीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। फिर रितिका ने गुस्से गुस्से में कहा कि अगर तेरे में दम है तो फिर इस कैंटीन में चल, आज रात को रुकते हैं। प्रीति ये सुनते डर गई। उसने कहा, मुझे मरना नहीं है। फिर रितिका ने कहा, तू सही में फट्टू है, ये वाली बात मैं सीनियर्स को बताऊंगी और फिर वो भी तेरी फिरकी लेंगे। फिर प्रीति ने रोते रोते कहा, ठीक है, लेकिन 2 बजे से पहले पहले हमें घर होना होगा। फिर तीनों की बात सुनते ही ज्योति ने कहा, यार खेल तो अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, मैं भी खेलूँगी। ये सब सुनते ही तीनों शॉक हो गए और तीनों ने फिर रात को रुकने का प्लान बना लिया। रात को ज्योति खड़े खड़े इन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। जब देखा तो प्रीति और ऋतिका दोनों अलग अलग साइड से आ रहे थे। ज्योति ने देखते ही बोला कि तुमने रात के 10 बजा दिए, कहाँ थे तुम? उन दोनों ने कहा, मैं नाश्ता लेने गई थी, रात को रुकेंगे, कुछ खाएंगे ना। प्रीति ने कहा, अरे मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में यहाँ पर आ गए। मेरे को यकीन नहीं था प्रीति, तू इतनी फट्टू है। फिर तीनों रात को कैंटीन के पास पहुँचे और वहीं पर कैंटीन की कुर्सी पर बैठ गए। रात को वहाँ कोई भी नहीं था। तभी ज्योति अपना खाना निकाल कर तीनों को खाने के लिए बोल रही थी। ज्योति सैंडविच लाई थी जो तीनों ने पेट भरकर खाया। फिर अचानक से पेड़ से हलचल हुई तो फिर
ज्योति ने ऊपर पेड़ पर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा हुई, जैसे कि बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हों और हवाओं की वजह से पेड़ के पत्ते हिल रहे हों। इस बार जब तीनों ने ऊपर देखा तो ऊपर कुछ भी नहीं था। ज्योति, ऋतिका और प्रीति, इन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन तीनों ने इस चीज़ को इग्नोर करा और तीनों अपने आराम से हॉस्टल की बातें करने लगी। तभी पेड़ से जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई हो, वो भी बहुत तेज, जैसे कि कोई टीन ऊपर से गिर गई हो। तीनों भागती भागती पेड़ के पीछे गई, लेकिन ये क्या, अब पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिर प्रीति को बहुत ज़ोर की बाथरूम आया, तो प्रीति ने बोला कि मुझे बाथरूम आ रहा है, तुम तीनों मेरे साथ चल लो। ऋतिका बोली, तू सही में फट्टू है, आ चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। फिर ज्योति ने बोला, रुको गाइस, वो जगह देख रहे हो? प्रीति और ऋतिका ने उस तरफ देखा जहाँ ज्योति इशारा कर रही थी। वहाँ पर एक लेडीज़ टॉयलेट बना हुआ था जो कैंटीन के एकदम पास में था। तो प्रीति ने कहा, ठीक है मैं होके आती हूँ। प्रीति वॉशरूम में चली गई और ज्योति और ऋतिका आराम से अपना बातें करने लगे और आग जला के हाथ सेकने लगे। लेकिन 1 घंटा बीत गया, प्रीति अभी तक नहीं आई। अब शायद ऋतिका और ज्योति को भी डर लग रहा था कि प्रीति कहाँ है। फिर वो दोनों भी बाथरूम में गए तो देखा प्रीति वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। ज्योति और ऋतिका ने प्रीति को उठाया और कंधे पे बैठाकर वहाँ कैंटीन के बाहर लेकर आए। फिर दोनों ने प्रीति के मुंह पर छींटे मारी। तो जैसे ही प्रीति को होश आ गया, प्रीति ने उठते बोला, जल्दी निकलो यहाँ से, वो आ गई, वो मैं नहीं छोड़ेगी, मानो मेरी बात, जल्दी चलो। ज्योति और ऋतिका प्रीति की शक्ल देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या। फिर ऋतिका ने बोला, अरे अरे कटुली, तुझे कौन मारेगा, तू क्या क्या बोले जा रही है ये। फिर उसने बोला, तुम समझती नहीं हो, वो अभी भी मेरे को दिखी है, उसके बाल, उसके नाखून, वो बहुत डरावनी है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, चल बहन चल। फिर प्रीति उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें खींच के कैंटीन के मैदान से बाहर ले आई। फिर प्रीति, ऋतिका और ज्योति तीनों अपने घर चले गए, अपने अपने हॉस्टल के कमरे में। आते ही प्रीति नहाने के लिए घुस गई, क्योंकि उसका डर से बहुत बुरा हाल था। और जब बाथरूम में घुस के उसने शीशे की तरफ देखा तो जैसे उसे 1000 चींटियों ने एक साथ काट लिया हो, क्योंकि शीशे में एक डायन थी जो उसकी तरफ देख रही थी और एक जहरीली स्माइल दे रही थी। उसे देखकर प्रीति सीधा हॉस्टल से बाहर भागी और प्रीति की एक जोरदार चीख निकली, जिसे सुनकर पूरा हॉस्टल जाग गया। ऋतिका और ज्योति दौड़ते हुए आए और प्रीति को देखा तो प्रीति किसी डर में थी और सारे हॉस्टल की और लड़कियां आ गई, जिन्होंने प्रीति को संभाला और बिठाया। फिर प्रीति ने सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद फिर प्रीति, ऋतिका और ज्योति तीनों एक ही कमरे में सो गए और उस रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन जब भी प्रीति कुछ खाने जाती तो उसके मुंह से खून निकलता। उसे ऐसा लगता जैसे उसे कैंसर हो। और अब ऋतिका भी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात को उसे किसी ने बहुत मारा हो। बस इन तीनों में ज्योति नॉर्मल थी, न जाने क्यों। ऋतिका ने फिर डरते डरते अपनी बात बताई कि जब प्रीति बाथरूम में गई थी और ज्योति
वहाँ पर बैठे बैठे खाना खा रही थी। तब रितिका ने एक बार दोबारा पेड़ की तरफ देखा था। तो उसने जो देखा, उसे देखकर मानो किसी कमज़ोर दिल वाला इंसान की मौत हो जाए, क्योंकि उसके सामने एक बहुत लंबा इंसान था जिसके बाल काफ़ी घने थे और अपनी लाल लाल आंखों से वो ज्योति को घूरे जा रहा था, जिसे रितिका अपनी आंखों से देख रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि एकदम पेड़ों की जड़ों तक जा रहे थे। वो क्या था उसे समझ नहीं आया था, लेकिन उसे देखते ही रितिका मानो शांत हो गई। लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसी की वजह से प्रीति और ज्योति यहाँ पर आई हैं, उसी की ज़िद पर आई हैं। और जब प्रीति के साथ वो कांड हुआ था, तब शायद रितिका समझ गई थी कि उसने क्या देखा है। अब ये कहते कहते रितिका के भी मुंह से खून निकल रहा था, और वो ये समझ चुकी थी कि मरेगा वही जो उसे देखेगा। इसलिए अब तक ज्योति को कुछ नहीं हुआ था। ज्योति इसलिए अभी तक ठीक थी। अब ये तीनों हॉस्टल के पास ही एक पंडित जी के पास गए और उन्हें सारा व्याख्या बताया, जिसे सुनकर पंडित जी ने जो बोला, उसे सुनकर तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंडित जी ने बोला, तुम्हारी जान 3 दिन के अंदर चली जाएगी। तुम्हें रक्त दोष हो चुका है, और अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें 26 कैंकड़ों की बलि उस पेड़ के नीचे देनी होगी, और वहाँ पर गाड़ के रात के 2 बजे वहाँ से वापस आना होगा। और ध्यान रहे, पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहाँ से अब तक कोई नहीं बचा है। और अगर तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद तुम बच जाओ। ये सुनते ही तीनों की जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। लेकिन अब मरता तो क्या ना करता, उन्हें तो जाना ही था। लेकिन जो अब तक हुआ उनके साथ और जो उन्होंने देखा, वो सुन के शायद कोई भी अपनी मौत के पास ना जाए। लेकिन उन्हें अपनी जान बचानी थी, क्योंकि यहाँ आएंगे तब भी वो मरेंगे, और नहीं आएंगे तब भी वो मरेंगे। इससे अच्छा कोशिश करके मरे। उन पंडित जी ने यह भी बताया था कि तुम्हें हज़ारों आत्माएं रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें माँ भवानी को याद करके आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद उन्होंने कैकड़े इकट्ठे करे और वहाँ 2 बजे जाकर वहाँ पर खोदना चालू कर दिया, और एक एक करके सभी कैकड़ों को मारने लगे। जिसके बाद उन्होंने सारे कैकड़ों को गाड़ना चालू करा। लेकिन जैसे ही आखिरी कैकड़ा बचा, उतने में ही प्रीति को किसी ने पीछे से पकड़ा और एकदम उड़ा के स्टेज पे फेंक दिया। और जैसे ही वो अपना आखिरी कैकड़ा वहाँ पर रखने वाली थी रितिका, तब तक रितिका को एक जोर की हवा ने धकेल दिया और सीधा घसीट दिया। अब उसके सामने जो खड़ा था वो एक दानव के बराबर था, और वो उसकी तरफ हंसते हंसते देख रहा था और अपनी मंदी मंदी आवाज़ में बोल रहा था, आज तुम यहाँ से मर कर जाओगी। कोई चीज़ तुम्हें नहीं बचा सकती, कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। रितिका जब छोटी थी तब उसके घर में दुर्गा चालीसा पढ़ी जाती थी, जो कि उसे मुँह जवानी याद थी। उनने माँ दुर्गा को याद करा, जो कि शैतानों के विलास के लिए जानी जाती हैं, और दुर्गा चालीसा पढ़नी चालू कर दी। जिसके बाद वो इतनी तेज पड़ रही थी कि शैतान अपने कान बंद करके पेड़ के वापस ऊपर भाग गया और वहीं पर खड़ा रहा और रितिका को देखते रहा। लेकिन उसकी नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रितिका ने तेज चीखते चीखते अपने उस आखिरी कैकड़े को भी वहाँ पर गाड़ दिया और मिट्टी में दफन कर दिया। जिसके बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो गया।
लेकिन प्रीति की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। उसके सर से लगातार खून बह जा रहा था और शायद जैसे कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। लेकिन रितिका ने प्रीति को उठाया और सीधा अस्पताल लेके भाग गई। अस्पताल में भर्ती कराते ही प्रीति ने अपनी आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये कहानी है एक काली रात की। जब काली रात में एक बस ड्राइवर उस रात की शांति को भंग करते हुए काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था, तभी उस गहरे अंधेरे को चीरते हुए बस ने एक ज़ोरदार ब्रेक लगाई और उसके ड्राइवर ने उस बस को एक घने जंगल के पास रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, वो उसके सामने 24 से 25 साल का लड़का अपना बैग कंधे पे लिए हुए बस के अंदर आया। और उस लड़के ने जैसे ही बस के अंदर देखा तो वहाँ पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, भैया इसमें तो मेरे बैठने की जगह ही नहीं है, क्या आप मुझे कोई सीट दिला सकते हैं। फिर बस कंडक्टर ने एक जगह इशारा करते हुए बोला, भैया आप वो बस के पीछे वाली जो सीट है ना, ड्राइवर के सीधा पीछे वाली सीट, उस पर एक मैडम बैठी हैं, उनके बगल पे विंडो सीट है, वो खाली है, तो आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही वहाँ देखा जहाँ कंडक्टर ने उसे कहा था, तो उसने देखा 18 से 19 साल की लड़की बैठी थी जिसके काफ़ी घने बाल थे और देखने में वो काफ़ी आकर्षित लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, क्या सीट दिलाई है, घनी रात है और साथ में इतनी सुंदर लड़की भी, वो भी मेरी बगल वाली सीट पर। उसके बाद उसने अपना टिकट लिया और सीधा उस सीट की तरफ बढ़ा जहाँ उसके बाद उसने गौर करा कि शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि उसके बगल में कोई लड़का आके बैठा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो लड़की अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी। उसने कहा, व्हाट्सअप मैम, माय नेम इज़ आर्यन। आर्यन के इतना कहते ही उस लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन पर बात करती रही। उसके बाद आर्यन ने फिर से कहा, मैम वैसे आप कहाँ जा रही हैं। उसके बाद लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट भरी और कहा, मैं नागपालिका जा रही हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा ही था कि आर्यन अपनी जगह से उठता हुआ चिल्लाते हुए बोला, अरे कंडक्टर, बस रुकवा भाई। आर्यन के इतना बोलते ही बस का कंडक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाई, कुछ हो गया क्या। फिर आर्यन ने कहा, कंडक्टर ये बस कहाँ जा रही है यार। फिर कंडक्टर ने कहा, अरे लड़के, अभी तू चढ़ा था तभी मैंने तेरे को बताया था कि ये बस रामगढ़ जा रही है, और तूने भी तो रामगढ़ का ही टिकट लिया था, बड़ी जल्दी भूल गया। उसके बाद आर्यन फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और इस बार थोड़ा वो कंफ्यूज था। उसके बाद वो क्योंकि समझ गया था कि लड़की से कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करने के मूड में नहीं थी। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से फ़ोन निकालकर गाने सुनने में व्यस्त हो गया और आर्यन अपनी सीट पर बैठे बैठे गाने सुन ही रहा था। तभी उसकी नज़र उसके आगे बैठे हुए आदमी पर पड़ी। उस आदमी का सूटकेस बस की ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके बाद आर्यन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, अरे मेरे भाई, तेरा सूटकेस नीचे गिरा हुआ है। आर्यन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया और कहा, थैंक यू भाई, मेरे को ध्यान नहीं था और शायद आपकी जगह कोई और होता
तो वो नहीं बताता, लेकिन आपका दिल दरिया है, इसलिए शायद आपने बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस सूटकेस में कुछ खास है। आर्यन को उस आदमी की मदद करते हुए उसके बगल में बैठी लड़की ने देख लिया था, तो उसे लगा कि शायद आर्यन के बारे में वो जो सोच रही थी कि ये छिछोरा लड़का है, इसलिए शायद वो आर्यन की बातों को अनसुना कर रही थी। पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। इसके बाद वो जैसे ही अपनी सीट पर वापस आया तो उस लड़की ने आर्यन से कहा, आप तो काफ़ी दरिया दिल इंसान लगते हो। फिर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर इसके बाद उस लड़की ने भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम आरसी है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम आर्यन है ना। फिर आर्यन ने कहा, अरे भाई वाह, आपको कैसे पता चला मेरा नाम? लगता है मैं काफ़ी फेमस हूँ। आर्यन की बात सुनकर आरसी ने एक हंसी भरी। उसने कहा, शायद थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था। इतना बोलकर आरसी फिर से अपना फ़ोन में कुछ काम करने लगी। उसके बाद आर्यन ने निकिता के फ़ोन को देखने की कोशिश करी कि आखिर ये इतनी देर से कर क्या रही है फ़ोन में। तो फिर आर्यन ने देखा शायद वो अपने फ़ोन में कोई कहानियाँ पढ़ रही थी या किसी की कहानियाँ सुन रही थी, और शायद वो कहानी अब आर्यन को भी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो भी बगल से बैठे बैठे आरसी के फ़ोन में झांक रहा था। आर्यन कहानी पढ़ ही रहा था, तभी आरसी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी आर्यन ने कहा, अरे आपने कहानी क्यों बंद कर दी? और वैसे ये कौन सी कहानी थी, आपने बताया नहीं। आर्यन की बात सुन के आरसी ने आर्यन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा जी, तो चोरी चुपके मेरी कहानी पढ़ी जा रही थी। फिर आर्यन ने कहा, वैसे मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, लेकिन शायद जो आप कहानी पढ़ रहे थे वो भी काफ़ी बढ़िया थी। आप पॉडकास्ट नहीं सुनते क्या? और हाँ यार, उस कहानी का नाम मेरे को सजेस्ट कर देना, मैं भी बाद में सुन लूँगा। फिर आरसी ने कहा, इस कहानी का नाम था नेशनल हाईवे की खौफनाक रातें, और ये हॉरर सेटिस्फाई के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और हाँ, तुम वहाँ कहानियाँ सुन सकते हो, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें पॉडकास्ट पसंद है। फिर आर्यन ने कहा, अरे हॉरर सेटिस्फाई की स्टोरी तो मैं भी सुनता हूँ, पर यह कहानी कब आई उस पर? मुझे पता ही नहीं चला। फिर आरसी ने कहा, ये कहानी अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड करी गई है। फिर आर्यन ने कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम कहाँ से हो भैया? फिर आरसी ने मुस्कुराया और कहा, मैं रामगढ़ से हूँ। और आप? फिर आर्यन ने कहा, मैं भी रामगढ़ से हूँ, कठोरी के पास। फिर आरसी ने कहा, कठोरी? कठोरी पर तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है, और अभी वहाँ के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तो शायद तुम कैसे जाओगे? आरसी ने इसलिए भी कहा था क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी रामगढ़ पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद आर्यन ने कहा, देखते हैं, वैसे आप रामगढ़ में कहाँ जा रहे हैं? फिर आरसी ने मुस्कुराया और कहा, मैं भी कठोरी के पास ही जा रही हूँ। फिर आर्यन ने कहा, अच्छा, लेकिन वो तो जंगल के पास पड़ता है और रात भी काफ़ी हो गई है। आर्यन की बात सुनकर फिर आरसी हंसने लगी और हंसते हुए कहा, चलो सही तो है ना, अब दोनों ही उधर जा रहे हैं तो दोनों मिलकर कोई गाड़ी कर लेंगे। फिर आर्यन ने कहा, ये बात सही कही ना तुमने, और वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल उस जंगल में कोई छलावा घूम रहा है। फिर आरसी ने कहा, यार ये तुम्हें किसने बता दिया? फिर आर्यन ने कहा, मैंने अपने गांव वालों से सुना है।
फिर आरसी ने कहा, तुमने कहा छलावा, पर छलावा तो कभी एक जगह पर नहीं रहता। अगर तुमने इसकी जगह भूत कहा होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन छलावा हमेशा दूसरी दूसरी जगह पर होता है और वो घूमते ही रहते हैं। और मैंने सुना है कि वो रूप बदल के बातें भी कर लेते हैं। आरसी की बातें सुनकर आर्यन ने कहा, लेकिन भूत और छलावा तो एक जैसे ही होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? उन दोनों का काम ही तो होता है इंसानों को डराना और परेशान करना। फिर आरसी ने कहा, यार दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों में छलावा कभी इंसान को परेशान नहीं करते। आरसी की बातों को बीच में काटते हुए आर्यन ने कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जो छलावा होता है वो तो इंसानों को परेशान करने के लिए ही बना होता है, और वो तो इंसानों के साथ छल भी रचता है। ये बातें मैंने अपने गांव में सुनी थी। यहाँ तक कि हमारे गांव में 3-4 लोगों को तो छलावा अपनी चपेट में ले भी चुका है। फिर आरसी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, छलावा तब तक इंसानों को परेशान नहीं करता जब तक वो छल नहीं रचना चाहता हो। फिर आर्यन ने कहा, यार तुम्हारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। पहले तो आरसी ने आर्यन को इस बात का जवाब नहीं दिया, पर आर्यन ने जब आरसी से फिर पूछा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं यार, एक बार बताओ ना। तो फिर आरसी ने कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि जो छलावा होता है वो हमेशा इंसानों के बीच में ही रहता है, एक आम इंसान की तरह। और जब उनका छल रचने का मन करता है तब वो छल रच देते हैं। इसके बाद इंसानों को पता नहीं लगता कि हकीकत क्या है या फिर छलावा क्या है। फिर आर्यन ने कहा, यार ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? फिर आरसी ने कहा, मैं ये सब बातें इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं हॉरर सेटिस्फाई की हर स्टोरी सुनती हूँ, इसलिए मुझे पता है। उसके बाद आर्यन ने कहा, मेरा एक और क्वेश्चन है तुमसे। फिर आरसी ने कहा, क्या सवाल है, पूछो। अच्छा, ये भूत पिशाच क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? फिर आरसी ने कहा, पिशाच और भूत, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जो पिशाच होता है वो इंसानों का खून पीता है, लेकिन वो इंसानों के बीच में ही रहता है, एक आम इंसान की तरह। लेकिन जो भूत होते हैं वो हमेशा एक एरिया में रहते हैं, वो अपनी प्रतिलिगा से बाहर नहीं निकल सकते चाह कर भी। लेकिन जो पिशाच होते हैं वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। फिर आर्यन कहता है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, इंसानों का ही खून क्यों, वो जानवरों का भी तो पी सकते हैं ना। फिर आरसी कहती है, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहें, और इसलिए भी क्योंकि इंसानों का खून काफ़ी टेस्टी होता है। आरसी की बातें सुनकर आर्यन आरसी को बड़े अजीब ढंग से देखता है। तभी आरसी हंसते हुए कहती है, यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे जैसे मैं ही पिशाचनी या छलावा हूँ और सब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हैं। आरसी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा हंस पड़ता है, फिर अपनी हंसी रोक कर कहता है, पर आरसी, तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रह सकते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं है, तो तुमने देखा है क्या? फिर आरसी ने कहा, हाँ, और हाँ, तुमने भी देखा होगा पर तुम्हें पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। आरसी के बगल में बैठे बैठे आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और काफ़ी गौर करा और उससे कहा, क्या पिशाच हमारी बस में हो सकता है? आरसी बिना रुके कहती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में बैठी हो। आर्यन ने जैसे ही आरसी के मुंह से सुना, वो आरसी की तरफ घूर कर देखता है। एक तरह से उसके मन में अब दहशत सी भर चुकी थी। लेकिन तभी आरसी फिर से हंसने लगती है और हंसते कहती है, यार तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ बस। फिर आर्यन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, बस ये देख रहा था कि अगर पिशाच इतने सुंदर होते हैं तो क्या बात है। आर्यन की बात सुनकर आरसी मुस्कुराने लगती है और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि तभी बस का कंडक्टर कहता है, रामगढ़ वालों आ जाओ, रामगढ़ आ गया है। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर आरसी और आर्यन ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस रामगढ़ के बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद आर्यन ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला ना कि कब रामगढ़ आ गए। आओ चलो अब किसी कार या बस को ढूंढते हैं यहाँ से आगे जाने के लिए, या फिर यार कोई रिक्शा ही मिल जाए। फिर आरसी ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद फिर दोनों ही बस से नीचे उतर गए और बाहर आकर सुहाने मौसम में और रात के घने अंधेरे में एक दूसरे के साथ मिलकर जहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं वहाँ गए। तभी आर्यन ने एक ऑटो वाले को देखा और वो आरसी से कहता है, आरसी देखो वो ऑटो खड़ा है, चलो उसमें बैठते हैं वरना वो चला जाएगा, जल्दी चलो। इतना बोलकर आरसी और आर्यन ऑटो के पास भागते हुए जाते हैं। और आर्यन ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऑटो जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें जाना था, क्योंकि वो घना जंगल था और आरसी ने वैसे भी उसे बस में काफ़ी डरा दिया था और रात के 1 भी बज रहे थे, जिसकी वजह से उसका डर तो स्वाभाविक था। उसके बाद आरसी और आर्यन ऑटो वाले से बोलता है, भैया आगे जाओगे या खाली हो अभी। आर्यन की बात सुनकर वो ऑटो वाला कहता है, हाँ भैया जी मैं तो खाली हूँ, तभी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बताइए कहाँ जाना है। फिर आर्यन बोलता है, भैया जी हमें कोठरी जाना है। आर्यन के इतना बोलते ही ऑटो वाले ने कहा, नहीं भैया मैं उधर नहीं जाऊँगा, समय देखा है। फिर आर्यन ने कहा, क्या हो गया भैया, आप डर क्यों रहे हो इतना, डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाला कहता है, भैया आपको पता नहीं है वो पूरा जंगल है और इस समय वहाँ पर जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मुझे तो जान प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊँगा। ऑटो वाले की बातें सुनकर आरसी सामने आ जाती है और वो ऑटो वाले से बोलती है, भैया हम आपको वहाँ का जितना भी किराया होगा उसका डबल देंगे, लेकिन चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आप हमें छोड़ दो, आप रात देख ही सकते हो कितनी हो रही है और हम दोनों ऐसे अकेले रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आरसी की बात सुनकर फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा सोचा और उसने कहा, ठीक है बैठ जाओ। आर्यन ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया, फिर उसने ऑटो वाले से कहा, भैया आपका सही है, लड़की ने कहा तो ठीक है और लड़के ने कहा तो गलत, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर आरसी ने आर्यन की बात बीच में काटते हुए कहा, वैसे भैया हम वहाँ तक कब तक पहुँच जाएंगे। फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 2:30 बजे तक पहुँचा दूँ, लेकिन ये भैया अगर ऐसे टोकते रहेंगे तो 4 भी बज सकते हैं। फिर आर्यन ने कहा, देखा आरसी तुम ऐसी बातें करती रहोगी तो इस ऑटो वाले का मन तुम्हारी बातों में लगेगा और फिर ये तुम्हें सुबह 4 बजे तक पहुंचाएगा। आर्यन की बात सुनकर आरसी थोड़ा सा हंसी और उसने कहा, हाँ महाशय अब ऑटो में बैठे भी या सारी बातें यहीं करनी है। फिर उसके बाद आरसी और अमन ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है और कोठारी की तरफ मोड़ लेता है। अंधेरी रात थी और खाली सड़क पर सिर्फ ऑटो ही चल रहा था। तभी आर्यन ने ऑटो वाले से कहा, मालिक एक सवाल पूछूं। ऑटो वाले ने आर्यन की बात सुनी और कहा, हाँ जी पूछिए। फिर आर्यन ने कहा, वैसे रात काफ़ी हो रही है लेकिन ये सवाल पूछना नहीं चाहिए,
फिर भी मन में आया तो इसलिए पूछ लिया कि आप ये छलावे भूत प्रेत वगैरह पर विश्वास करते हैं? आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल जी, गांव के हैं तो करेंगे नहीं क्या? फिर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर हैरानी थी जो कि उसने अपनी शक्ल पर आने नहीं दी। और उसने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप ढंग से समझाएंगे? फिर ऑटो वाले ने आर्यन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास करता हूँ या नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आर्यन को अभी भी ऑटो वाले की बातें समझ में नहीं आई, तो उसने फिर से पूछा, भैया कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी सरल भाषा में समझाएंगे? फिर ऑटो वाला दोबारा मुस्कुराया और बोला, मतलब कि मैं भूत या छलावा या हो पिशाच, मैं उन पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने भूत प्रेतों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि कभी मैंने खुद नहीं देखा। इसलिए इसमें मेरे दो विचार हैं। ऑटो वाले की सारी बात सुनने के बाद आर्यन ने कहा, क्या भैया आपको पता है इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा है और सबसे खौफनाक? फिर आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि इनमें से कोई भी खतरनाक है या नहीं, लेकिन हाँ, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से पिशाच सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर आर्यन ने कहा, मतलब कैसे? आप पिशाच को ऐसे ही सबसे खतरनाक कैसे बोल सकते हैं? फिर ऑटो वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि इंसान भूतों से तो बच सकता है, लेकिन अगर एक बार पिशाच की चपेट में आ गया तो जब तक इंसान के शरीर में खून है तब तक वो इंसान बच नहीं सकता। पिशाच उसका खून पी के ही दम लेगा। आरसी आर्यन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की पूरी बात सुन रही थी, और ऑटो वाले की बात ख़त्म होते ही आरसी ने आर्यन से कहा, आर्यन मेरी बात सुनो, तुम भूत पिशाचों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। फिर आर्यन ने आरसी की तरफ देखा और कहा, क्यों आरसी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर हाँ तो फिर हम अपनी बात बंद कर देते हैं। फिर आरसी ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम है लोगों को डराना। आर्यन आरसी की बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अच्छा जी, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ गया ना तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर आरसी ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आ जाए, फिर देखता हूँ उसे। फिर आरसी ने कहा, ठीक है, चलो, तुम्हारी ख्वाहिश भी जल्दी ही पूरी होगी। जैसे ही आर्यन ने आरसी के मुंह से सुना, वो फिर आरसी को घूरने लगता है। तभी आरसी फिर से हंसते हंसते कहती है, वाह भाई, बातें इतनी बड़ी बड़ी, और शक्ल देखो पूरी की पूरी दहशत से भर गई सिर्फ इतनी सी बात से। फिर आर्यन कहता है, अरे मैं डरा नहीं था। फिर आरसी हंसते हुए बोलती है, हाँ पता है, डरे थे या नहीं। ऐसी दोनों बातें कर रहे थे और वो ऑटो भी लगभग 40 मिनट से लगातार भागे चला जा रहा था। तभी एकदम से वो ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है, और ऑटो के बंद होते ही आर्यन ऑटो वाले से बोलता है, भैया जी क्या हो गया, ऑटो कैसे बंद कर लिए? फिर ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं मेरे भाई, अभी स्टार्ट करके देखता हूँ यार। इतना बोलकर वो ऑटो वाला फिर से उस ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वो ऑटो वाला आर्यन से बोलता है, भाई मेरे, ये ऑटो तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा, थोड़ा ऑटो में धक्का लगाना पड़ेगा तो फिर शायद स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद आर्यन, आरसी
ऑटो से नीचे उतरते हैं और आर्यन ऑटो के पीछे जाकर धक्का मारने लगता है। पर आर्यन के काफ़ी धक्का मारने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तभी ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लग रहा आज इस ऑटो स्टार्ट हो पाएगा। ऑटो वाले के इतना बोलने के बाद आर्यन ऑटो में धक्का लगाना बंद कर देता है और आरसी ऑटो वाले के पास जाती है। फिर आरसी ऑटो वाले से बोलती है, भैया अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो यहाँ से कोठारी 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब हम यहाँ से पीछे भी जा नहीं सकते। लगभग 7 किलोमीटर बाद ही ये जंगल ख़त्म होगा। अब हम क्या करें भैया? आरसी की सारी बातें सुनने के बाद ऑटो वाला बोलता है, मैडम मैं खुद फंस गया हूँ। आपको दिख रहा है ना कि ऑटो ख़राब हो गया है। अब मैं खुद सोच में पड़ा हूँ कि अब मैं खुद कैसे जाऊँगा। और यहाँ पर तो फ़ोन भी नहीं लग सकता क्योंकि ये जंगल है, तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। और केवल 7 किलोमीटर तो जाना है। आप एक काम करिए, आप दोनों पैदल चले जाइए। ऑटो वाले की बात ख़त्म होने के बाद आर्यन बोलता है, चलो कोई नहीं आरसी, अब इसमें इन भैया की क्या गलती, हम चलो पैदल चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन और निकिता उस ऑटो वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं और कोठारी की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों भी थोड़ा ही दूर चले थे। आर्यन आरसी से बोलता है, देखो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें डर लगा रहा हो तो बता देना। फिर आरसी थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता। कहीं तुम्हें ही तो डर नहीं लग रहा? ऐसे ही दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी हल्का सा आगे जाते ही आरसी का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरती है। फिर उसके बाद आर्यन भागा हुआ आरसी को उठाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो आरसी? फिर आरसी उठकर अपना हाथ देखती है और बोलती है, यार बस ये छोटी सी चोट लग गई है। आरसी के इतना बोलने के बाद जब आर्यन आरसी के हाथ की तरफ देखता है तो पता नहीं क्यों उसे क्या होने लगता है। वो अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगता है। तभी आर्यन आरसी का हाथ पकड़ता है और जहाँ से आरसी के हाथ से खून निकल रहा था वहाँ अपना मुंह लगाकर उस खून को पीने लगता है। उसके बाद आरसी जैसे ही अमन के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके अंदर मानो डर की लहर सी चीखने लग जाती है क्योंकि उसने देखा आर्यन की आंखों की पुतलियाँ पूरी काली हो रखी थी। आरसी ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत उस तरफ भागने लगी जहाँ ऑटो ख़राब हुआ था। भागते भागते आरसी जैसे ही वहाँ पहुँची तो उसने देखा वो ऑटो तो अभी भी वहाँ खड़ा था, पर वहाँ कहीं भी ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद आरसी ने फिर पीछे मुड़कर आर्यन को देखने की कोशिश करी, पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद आरसी ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जाने लगी तो उसके हाथ पैर जैसे डर के मारे कांपने लगे हों। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो क्योंकि उसने देखा आर्यन अब उसके सामने एकदम विकराल और खौफनाक नज़ारे की तरह खड़ा हुआ था और सिर्फ 3 इंच की दूरी पर था। उसके बाद आरसी ने हकलाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फिर आर्यन ने कहा, या फिर यूँ कहें उस पिशाच ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी और भयानक थी। तुमने कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता, और हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम पिशाच से मिली हुई हो।
चलो आओ, अब मैं और तुम हमेशा ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे, एक पिशाच बनकर। उसके बाद आर्यन ने एकदम से आरसी की गर्दन पकड़ी और फिर उसके बाद अपने मुंह से दो बड़े और नुकीले दांत बाहर निकाले और आरसी की गर्दन में घुसाकर उसका खून पीने लगा। उसके बाद अब शायद आरसी भी एक पिशाच बन चुकी है और दोनों